नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 5G ओपन रैन के स्वदेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। भारत ने तालिबान के साथ वार्ता के लिए राजनयिकों का एक दल काबुल भेजा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन योजना आरंभ की। भारत और इजराइल के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने वर्ष 2022 में मॉनसून वर्षा के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर दीर्घावधिक औसत का 103% कर दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 5G ओपन रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क के स्वदेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी ORAN और अन्य उत्पादों को एक साथ विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में जिन संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं वे हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, वाइसिग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अलग अलग संस्थाओं के बीच सहयोग का उद्देश्य दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास और उद्योग की पूरक शक्तियों का लाभ उठाना है। इससे एंड टू एंड 5G समाधानों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और परिनियोजन में तेजी आएगी। रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। साथ ही वेब पर उपलब्ध सभी प्रमुख एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए रैन एक साधन के रूप में भी कार्य करता है। मौजूदा रैन तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से युक्त एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान की जाती है। इसके तहत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति लगभग एक ही विक्रेता द्वारा की जाती है। इसलिए इसके तहत अपनी अलग अलग इकाइयों के लिए कई विक्रेताओं को एक साथ लाना कठिन हो जाता है। साथ ही अधिकांश मामलों में अलग अलग इकाइयां एक ही आपूर्तिकर्ता से आती हैं। ORAN का उद्देश्य ऑपरेटरों को अलग अलग विक्रेताओं के घटकों को शामिल करने और एकीकरण में सक्षम बनाना है। ORAN एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं वाला रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान बनाएगा। इस तरह से ORAN मुख्यतः ओपन इंटरफेस के आधार पर विक्रेता तटस्थ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर केंद्रित है। ओपन रैन के कई लाभ हैं। ओपन रैन डेटा सेंटर के लिए रेडियो नेटवर्क का इस्तेमाल सुगम बनाता है। इसमें विक्रेता संबंधी विविधताएं होती हैं, यानी डिफरेंट वेंडर्स इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ये नवाचार में तेजी लाएगा। ये स्वचालित और प्रबंधन योग्य है। इस तकनीक में स्वामित्व संबंधी कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा ये इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामेबल नेटवर्क है। अगली खबर भारत के पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों पर आधारित है। भारत ने तालिबान के साथ वार्ता के लिए राजनयिकों का एक दल काबुल भेजा है। राजनयिकों का ये दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से भेंट करेगा। साथ ही ये दल अफगान लोगों के बीच मानवीय सहायता का उचित वितरण सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा तालिबान ने भारत से काबुल में भारतीय दूतावास फिर से खोलने का आग्रह किया है। इससे पहले भारत तालिबान के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। हालांकि अपने स्वयं के भू राजनीतिक और सामरिक हितों को देखते हुए भारत तालिबान के साथ अपनी शर्तों पर संपर्क बना रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले कुछ दशकों में सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगभग $2 अरब का निवेश किया है। अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास भागीदारी 5 स्तंभों पर संचालित थी, जिसमें पहला स्तंभ है मानवीय सहायता। इसके तहत खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की आपूर्ति की जाती है। दूसरा है अवसंरचना। इसमें सड़कों, राजमार्गों, बांधों के निर्माण जैसे कि सलमा बांध का निर्माण किया जा रहा है और ट्रांसमिशन लाइनों का सृजन किया जा रहा है। वहीं तीसरा स्तंभ है आर्थिक विकास का। इसके तहत निजी निवेश और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। चौथा स्तंभ है संपर्क का। इसके अंतर्गत चाबहार बंदरगाह विकास, प्रत्यक्ष वायु माल भाड़ा गलियारा आदि के माध्यम से बाह्य संपर्क को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। और पांचवा स्तंभ है क्षमता निर्माण का।
इसमें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा अन्य पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। तालिबान शासन के साथ भारत की चिंताओं की बात करें तो अभिशासन की बजाय शासन करने के तालिबान के दृष्टिकोण की वजह से भारत को विकास और मानवीय सहायता पहुंचाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के शासन के बाद से अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित शरण स्थल बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को क्षति पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। और तालिबान के आने से काबुल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, अगर पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे संकेत नहीं है। और यही कारण है कि भारत तालिबान शासन को लेकर के चिंतित है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय संचालित कर रहा है। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी और क्षमता निर्माण कर सकेंगे। ये योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू की जाएगी। इस योजना के मुख्य घटकों की बात करें तो ये नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण पर बल देती है। इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में प्राकृतिक संसाधनों के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद, प्रक्रिया, नवाचारों एवं प्रशिक्षण को समर्थन देने वाली सामान्य सुविधाओं के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नई और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए ये रसोई, बेकरी, आईटी, अवसंरचना, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए केंद्र आदि सामान्य सेवाओं के निर्माण से संबंधित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थलाकृति संबंधी चुनौतियों की वजह से बड़े उद्योगों की स्थापना मुश्किल है। ऐसे में पूर्वोत्तर में एमएसएमई क्षेत्रक रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा और साथ ही समग्र संतुलित विकास लाने में भी सहायता करेगा। एमएसएमई का विकास भारत की एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र की सार्थक भागीदारी में भी मदद करेगा। दरअसल पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई की पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया जा सका है और इसके लिए कई कारक जिम्मेदार रहे हैं, जैसे कि कम प्रति व्यक्ति आय, कम पूंजी निर्माण, अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं और भौगोलिक अलगाव आदि। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी पहले हैं, उनमें पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड, कॉर्पोरेट वित्त, उपकरण वित्त, पूर्वोत्तर हथकरघा हस्तशिल्प आदि के लिए योजनाएं चला रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एमएसएमई इकाई को सब्सिडी दी जा रही है। ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना चलाई जा रही है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और सबसे अधिक वंचितों को आजीविका सहायता दी जा रही है। एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना चलाई जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन योजना आरंभ की है। ये योजना भारतीय वन्यजीव संस्थान ने केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार की है। एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन का मतलब है भू परिदृश्य से आवश्यक कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग हितधारकों के बीच दीर्घकालिक सहयोग से। इन उद्देश्यों में शामिल है कृषि उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वितरण, सांस्कृतिक विरासत और मूल्य तथा ग्रामीण आजीविका आदि। एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन योजना का औचित्य कई कारणों से है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, भूमि स्वामित्व के अधिकार अस्पष्ट हैं, अब भी भूमि प्रबंधन की असंधारणीय प्रथाएं चल रही हैं, समन्वयहीन और अक्सर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रवार नीतियों में कोई समन्वय नहीं है और अक्सर एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी नीतियां होती हैं। इस वजह से ये योजना महत्वपूर्ण है। एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें साझा या सहमत प्रबंधन होता है, जिसमें कि कई भू परिदृश्य लाभ शामिल हैं। ये सहयोगात्मक, समुदाय संबद्ध योजना निर्माण और निगरानी प्रक्रिया पर आधारित है। पारिस्थितिक तंत्र कार्यों और सेवाओं को अनुकूल बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा इसके तहत विविध भू परिदृश्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाजारों और लोक नीतियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन के कई लाभ हैं।
जैसे कि ये लागत का कुशल उपयोग करता है, रणनीतियों के समन्वय और सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच तालमेल को प्रोत्साहित करके ये लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा ये समुदायों को सशक्त बनाएगा, क्योंकि एकीकृत भू परिदृश्य प्रबंधन एक समावेशी और सहभागी प्रक्रिया का समर्थन करता है, इसलिए ये समुदाय को सशक्त बनाता है। भू परिदृश्य के प्रबंधन से बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी फ्लैगशिप प्रजातियों के पर्यावास का बेहतर तरीके से संरक्षण और प्रबंधन किया जा सकेगा। ये जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण, विशेष रूप से वन आश्रित समुदायों के लिए भू परिदृश्य को समग्र रूप से एकीकृत करेगा। इसी संबंध में केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें तो नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत ये पहली परियोजना है। इसमें केन नदी से जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ये परियोजना बुंदेलखंड में संचालित की जाएगी। बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। भारत और इजराइल के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल विजन को अपनाया है। इसका उद्देश्य भारत इजराइल रक्षा सहयोग संरचना के मौजूदा ढांचे को और मजबूत करना है। भावी रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से संबंधित एक आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया गया। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। तब से इजराइल भारत के शीर्ष रक्षा भागीदारों में से एक रहा है। भारतीय रक्षा आयात में इजराइल का हिस्सा 13% है। इनमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियां और संयुक्त विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मिसाइल बराक 8 और स्पाइक, मानव रहित हवाई यान यानी यूएवीज में हारोप और हेरॉन शामिल हैं। वर्ष 2021 में दोनों देशों ने व्यापक 10 वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है और इजराइल और भारत के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं कृषि। इसके अंतर्गत बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई आदि में इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाया जा रहा है। इस क्षेत्र से संबंधित कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की बात करें तो भारत वर्ष 2020-21 में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में भी समझौते किए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर जलवायु विज्ञान से संबंधित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2022 में मॉनसून वर्षा के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर दीर्घावधिक औसत का 103% कर दिया है। IMD ने अप्रैल 2022 में जारी अपनी रिपोर्ट में दीर्घावधिक औसत के 99% तक वर्षा होने का पूर्वानुमान जारी किया था। अब इसे संशोधित करके LPA का 103% कर दिया गया है। मॉनसून के परे मौसम के दौरान लानीना की स्थिति बने रहने की वजह से वर्षा की मात्रा को बढ़ाया गया है। वर्षा का LPA एक निश्चित अंतराल यानी कि एक महीने या मौसम के लिए लंबी अवधि में दर्ज की गई वर्षा की मात्रा है। लंबी अवधि 30 या 50 वर्ष की हो सकती है। LPA एक विशेष महीने या मौसम के लिए किसी क्षेत्र के संबंध में वर्षा की मात्रा का पूर्वानुमान करते समय एक मानक के रूप में कार्य करता है। लानीना को लिटिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली शीतलन प्रभाव से युक्त एक मौसम प्रणाली है। लानीना को भारतीय मॉनसून के लिए सकारात्मक माना जाता है। अल-नीनो को लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म प्रभाव से युक्त मौसम प्रणाली है। लानीनो और अल-नीनो साथ में अल-नीनो दक्षिण दोलन के ठंडे चरण हैं। लानीना के तहत व्यापारिक हवाएं तेज और ठंडी होती हैं। पोषक तत्वों से भरपूर जल उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्से पर फैल जाता है। ये शीतल जल वर्षा प्रणाली को बदल देता है। एंसो से दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि में अच्छी वर्षा होती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थिति सामान्य स्थितियों की तुलना में ज्यादा शुष्क होती है। अल-नीनो की स्थिति में गर्म जल का प्रवाह होता है, जबकि लानीना की स्थिति में व्यापारिक पवनें मजबूत होती हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पीएम श्री स्कूल। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है कि सरकार आदर्श स्कूलों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इन्हें पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। ये अत्याधुनिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला होंगे। ये छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। इसी प्रयास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुजरात शिक्षा विभाग के विद्या समीक्षा केंद्र की राष्ट्रव्यापी प्रतिकृति के लिए योजना बनाई है।
विद्या समीक्षा केंद्र यानी VSK शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रों के सीखने के परिणामों के आवधिक आकलन आदि को ट्रैक करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को NDEAR यानी राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना VSK के नाम से भी जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सेवाएं देने वाले 10 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए मनाया गया है। वर्ष 1948 से शांति मिशन ने देशों को संघर्ष से शांति की ओर ले जाने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति निर्माण में समर्थन प्रदान किया है। पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को मई 1948 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे अधिक सैनिक योगदान देने वाले देशों में से एक है। वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए एक महिला दल की तैनाती करने वाला पहला देश बन गया था। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। IIM अहमदाबाद ने कृषि भूमि के लिए एक मार्केट प्लेस के साथ कृषि भूमि मूल्य सूचकांक विकसित किया है। ये सूचकांक इस मार्केट प्लेस पर किए गए क्रय और विक्रय पर आधारित होगा। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक देश में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित आंकड़ों को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। ये मार्केट प्लेस पर मूल्यों के उतार चढ़ाव की निगरानी करेगा। साथ ही मासिक आधार पर एक संयुक्त मूल्य निर्धारण तंत्र को प्रस्तुत करेगा। इसे वर्ष में 2 बार अपडेट किया जाएगा। ALPI ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों को मानक प्रदान करने में एक विश्वसनीय स्रोत होगा। साथ ही कृषि भूमि को अचल संपत्ति में बदलने का संकेत देने में मदद करेगा। स्थानीय सरकार कृषि भूमि मूल्य सूचकांक का उपयोग कई विकास उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि से वंचित होने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कर सकती है। ग्लू ग्रांट योजना 2021। ग्लू ग्रांट योजना की घोषणा के 1 वर्ष बाद भी योजना के अंतर्गत क्लस्टर विश्वविद्यालयों के लिए सही मॉडल का अभी तक चयन नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट 2021 में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच बेहतर समन्वय के लिए 9 शहरों में संस्थानों की अम्ब्रेला संरचनाओं की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें उनकी आंतरिक स्वायत्तता को भी बनाए रखा गया है। इसके लिए ग्लू ग्रांट प्रदान करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य एक ही शहर के संस्थानों के बीच संसाधनों और उपकरणों के साझाकरण को प्रोत्साहित करना है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप LMT भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसे नैनीताल में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की देवस्थल वेधशाला में स्थापित किया गया है। एरीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। LMT क्षुद्र ग्रहों, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करेगा। LMT को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने निर्मित किया है। ये घूर्णन करने वाले एक दर्पण का प्रयोग करता है। ये दर्पण तरल पारे की पतली फिल्म से बना हुआ है। ये प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने पर लक्षित है। LMT में एक प्राथमिक तरल दर्पण है। इसे किसी भी दिशा में घुमाया और पॉइंटेड नहीं किया जा सकता है। ये पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ आकाश का अवलोकन भी करता है। आंकड़ों में भारत के पर्यावरण की स्थिति 2022 स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को विज्ञान और पर्यावरण केंद्र जारी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2022 में 16 राज्यों में 280 हीट वेव वाले दिन दर्ज किए गए हैं, जो कि एक दशक में सबसे ज्यादा हैं। सभी हिमालयी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर असामान्य रूप से गर्म रहे हैं। अप्रैल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए सबसे गर्म महीना रहा है। पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में हीट वेव की 54% घटनाएं दर्ज की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्वचा यानी ई-स्किन। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक इंजीनियर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने एक ई-स्किन बनाई है जो कि दर्द महसूस करने में सक्षम है। ई-स्किन पहनने योग्य सेंसर युक्त एक प्रकार की लचीली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ये प्राकृतिक त्वचा की नकल है। इसे बिना किसी पीड़ा के धारण किया जा सकता है। इससे लाभ ये होगा कि ये प्रत्यारोपण के बाद शरीर को उसके अनुरूप ढलने में मदद करती है। ये रोबोट को ज्यादा संवेदनशील बनाती है। दिल की धड़कन और मांसपेशियों की गति से विद्युत आवेग आदि जैसे संकेतों को पकड़ती है। इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोस्थेटिक्स और स्वास्थ्य निगरानी प्रौद्योगिकियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। QR कोड।
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने कई दवा ब्रांडों के पैकेज में QR कोड को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है। इससे उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकेगी और उनकी ट्रेसिंग को सक्षम किया जा सकेगा। QR क्विक रिस्पॉन्स यानी त्वरित प्रतिक्रिया कोड है। ये बार कोड का द्विआयामी संस्करण है। इसे डिजिटल डिवाइस द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये काले और सफेद पिक्सल पैटर्न से बना होता है। ये सूचनाओं को एक वर्गाकार ग्रिड में संग्रहित करता है। इसका उपयोग अक्सर आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादों के बारे में सूचनाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अक्सर विपणन और विज्ञापन अभियानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। दामिनी ऐप। हाल ही में गृह मंत्री ने दामिनी ऐप को सभी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर बल दिया है। ये ऐप भारत में आकाशीय बिजली की सभी घटनाओं की निगरानी करता है। ये 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने पर GPS अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति को सचेत करता है। ये 3 घंटे पहले बिजली गिरने की चेतावनी देता है, जो कि जान माल के नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ने विकसित किया है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सेनेगल, राजधानी डाकार। उपराष्ट्रपति के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने सेनेगल के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है। ये पश्चिम अफ्रीका के उभार पर स्थित है। ये अटलांटिक महासागर के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये मॉरिटोनिया, माली, गिनी और गिनी बिसाऊ नामक 4 देशों से घिरा हुआ है। सेनेगल गाम्बिया नदी के चारों ओर अफ्रीकी मुख्य भूमि के सबसे छोटे देश गाम्बिया को घेरे हुए है। सेनेगल की मुख्य नदियां हैं सेनेगल और गाम्बिया। अगला स्थान है तुर्की, भूतपूर्व तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा है। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की सरकार द्वारा अनुरोध करने के बाद तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। ये एक बड़ा प्रायद्वीप है। ये यूरोप और एशिया महाद्वीपों को जोड़ता है। ये डार्डेनेल्स, मार्मरा सागर और बॉस्फोरस जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित है। ये उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया और ग्रीस, पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एवं ईरान तथा दक्षिण में सीरिया और इराक के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। काला सागर इसे रूस, यूक्रेन और रोमानिया से जोड़ता है। अंतर्देशीय जल निकायों में लेक वॉन, जिसमें यूफ्रेटस, किजिली रमाक और साकारिया मुख्य नदियां हैं, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारात। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।